Hello students, today I am going to teach you chapter second the leopard. लेपर्ड का मतलब होता है हिंदी में तेंदुआ। ये स्टोरी बेसिकली नेचर को डेडिकेटेड है। इस स्टोरी में ह्यूमंस का एनिमल्स के लिए जो एक तरीके से क्रूल बिहेवियर जो है वो डेवलप होता जा रहा है और एक तरीके से एनिमल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते जा रहे हैं ह्यूमंस से, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। First of all, we will see the meanings of this lesson. First meaning is ravine. Ravine means a narrow, steep valley. बेसिकली रवीन जो है फॉरेस्ट का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक स्मॉल पार्ट होता है जहाँ पर कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रीनरी होती है, छोटी छोटी वहाँ पर स्ट्रीम्स होती है, तो उस एरिया को रवीन कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज पेबल। पेबल का मतलब होता है राउंड स्टोन पीस, यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उन्हें पेबल्स कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज क्लस्टर्स। क्लस्टर्स का मतलब होता है ग्रुप्स, यानी कि जो गुच्छे होते हैं या फिर जो समूह होते हैं छोटे छोटे, उन्हें क्लस्टर्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज स्कफल। स्कफल का मतलब होता है स्ट्रगल करना या फिर डिसऑर्डरली फाइट, यानी कि बहुत ही डिसऑर्डरली तरीके से फाइट करना, जो हाथापाई होती है जिसे हिंदी में हाथापाई कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज सिन्योई। सिन्योई का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर या बलवान। नेक्स्ट मीनिंग इज थिकेट्स। थिकेट्स का मतलब होता है थिक या शॉर्ट जो श्रब्स होती है, मतलब कि जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें थिकेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज कार्कस। कार्कस का मतलब होता है द डेड रिमेन ऑफ एन एनिमल, यानी कि जो मृत जो जानवर होते हैं उनका जो कंकाल होता है, उनका जो बॉडी होती है, जो बची हुई बॉडी होती है, उसे ही कार्कस कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है टू क्लाइंब विद डिफ़िकल्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से कठिनाई से चढ़ना, संघर्ष करना। नेक्स्ट मीनिंग इज डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब होता है लोनलीनेस या फिर अनहैप्पीनेस, और हिंदी मीनिंग होता है इसका अकेलापन या फिर नाखुश। नेक्स्ट मीनिंग इज एक्नॉलेज्ड। एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है रिकॉग्नाइज्ड या फिर एक्सेप्टेड, और हिंदी मीनिंग होता है इसका स्वीकार करना या स्वीकार किया। नेक्स्ट मीनिंग इज हेवन। हेवन का मतलब होता है अ प्लेस ऑफ शेल्टर एंड सेफ्टी, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी व्यक्ति या एनिमल जो है वो शेल्टर लेता है, आश्रय यानी कि शरण लेता है। नेक्स्ट मीनिंग इज सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है प्लेस ऑफ शेल्टर एंड सेफ्टी। इसका मतलब भी वही होता है, यानी कि जो अभ्यारण्य जिसे बोला जाता है, जहाँ पर कई सारे एनिमल्स जो हैं वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, या फिर वो उनका एक तरीके से घर बन जाता है, ऐसी जो जगह होती है जंगल में, उसे सेंचुरी कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज रिन्यू। रिन्यू का मतलब होता है टू रिस्टोर और रेप्लेनिश, यानी कि किसी भी चीज़ का नवीनीकरण करना, उसे एकदम बिल्कुल नया बना देना। नेक्स्ट मीनिंग इज अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है यूज्ड टू, यानी किसी चीज़ का आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। नेक्स्ट मीनिंग इज ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब होता है गुर्राना, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है डीप क्राई ऑफ एनिमल, यानी किसी एनिमल की जो डीप क्राई, यानी कि जो गुर्राता है, जो जिस तरीके से वो जो उसका साउंड होता है उसे ही ग्रंटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है बैलेंस्ड, यानी कि संतुलित। नेक्स्ट मीनिंग इज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एनिलिएशन ऑफ अ स्पीशीज़, यानी कि कोई भी स्पीशीज़ या प्रजाति का क्या होता हो जाना, एनिलिएशन हो जाना, यानी कि धीरे धीरे खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना या फिर विलुप्त हो जाना। नेक्स्ट वन इज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है ओमिनस या फिर सिनिस्टर, और हिंदी मीनिंग इसका होता है यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक या भयावह, या फिर धमकी देना भी इसका एक हिंदी मीनिंग होता है। नेक्स्ट मीनिंग इज प्रिसिपिटस। प्रिसिपिटस का मतलब होता है स्टीप। स्टीप मतलब कि सीधी या खड़ी जो ढलान होती है उसे प्रिसिपिटस कहा जाता है। नेक्स्ट मीनिंग इज राफ्टर। राफ्टर का इंग्लिश मीनिंग होता है बीम, और इसका हिंदी मीनिंग होता है लकड़ी या फिर डंडी। नेक्स्ट मीनिंग इज लेयर। लेयर का इंग्लिश मीनिंग होता है अ डेन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं उनकी जो मांद या जो गुफा होती है जिसमें वो रहा करते हैं, उसे लेयर कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। आई फर्स्ट सा द लेपर्ड, यानी कि मैंने पहली बार लेपर्ड को, तेंदुए को देखा। व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द स्मॉल स्ट्रीम एट द बॉटम ऑफ द हिल, जब मैं पहाड़ी की जो बॉटम, यानी कि उसकी जो तलहटी, नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर जो स्मॉल स्ट्रीम, यानी कि वहाँ का जो झरना था, उसको जब मैं पार कर रहा था तो मैंने पहली बार लेपर्ड को, तेंदुए को देखा। द रवीन वाज सो डीप,
और जो रवीन था, रवीन अभी मैंने आपको मीनिंग्स में बताया, जैसे कि एक छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है एक फॉरेस्ट का, जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है, बर्ड्स और एनिमल्स जो है वहाँ पर रोमिंग करते हैं, घूमते हैं, रहते हैं, और जहाँ पर स्ट्रीम्स यानी छोटे छोटे झरने बहते रहते हैं, तो उस जगह को रवीन कहा जाता है। तो द रवीन वाज सो डीप, यानी कि जो रवीन था वो बहुत ज़्यादा गहरा घना था, दैट फॉर मोस्ट ऑफ द डे इट रिमेन्ड इन शेडो, और इसी वजह से दिन के अधिकांश भाग में ये पूरा छायादार रहता था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शेडो हुआ करती थी। दिस एनकरेज मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू इमर्ज फ्रॉम कवर ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, और इसी वजह से कई सारे जो पक्षी और जो जानवर होते थे वो अपने अपने कवर में से, यानी कि बेसिकली कवर का मतलब है यहाँ पर कहने का कि वो अपने या तो नेस्ट यानी कि घोंसले में से पक्षी बाहर निकल करके आते थे, या अपनी जो गुफा होती थी या मांद या फिर बील जो होते थे जिनके अंदर वो रहा करते थे, तो उनमें से वो डे लाइट आवर्स में यानी कि दिन की उजाले में भी वो बाहर निकल करके आ जाते थे। फ्यू पीपल एवर पास्ड दैट वे, यानी कि बहुत ही कम लोग ही वहाँ से उस रास्ते से गुजरते थे। ओनली मिल्कमैन एंड चारकोल बर्नर्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजर्स, केवल मिल्कमैन यानी कि दूध वाला और चारकोल बर्नर्स जो होते थे, यानी कि जो कोयला जलाने के लिए जो लकड़ियाँ इकट्ठे करने वाले जो लोग होते थे, वही वहाँ आसपास के सराउंडिंग विलेजेस से वहाँ पर आते थे। एज अ रिजल्ट द रवीन हैड बिकम अ लिटिल हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और इसी के परिणाम स्वरूप जो रवीन था हैड बिकम अ लिटिल हेवन ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वो वाइल्ड लाइफ का एक लिटिल हेवन यानी कि एक छोटे से स्वर्ग के जैसा बन गया था। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली जीवन, यानी कि जहाँ पर जंगल के अंदर जिस तरीके से जीवन होता है, जिस तरह की लाइफ होती है, तो उसी को वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट नियर मसूरी, अ हिल स्टेशन इन नॉर्दर्न इंडिया, और ये जो लिटिल हेवन यानी कि ये जो रवीन था, ये वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट, यानी कि कुछ एक जो नेचुरल सेंचुरीज थी, नेचुरल सेंचुरीज का मतलब होता है कि जो कुछ एक प्राकृतिक जो अभ्यारण्य है उनमें से ये एक बचा हुआ था नियर मसूरी, यानी कि मसूरी के पास में। और मसूरी कहाँ है? ये एक हिल स्टेशन है इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि उत्तरी भारत में। बिलो माई कोटेज, यानी कि मेरे कोटेज के नीचे, कोटेज के नीचे मतलब कि कोटेज का मतलब होता है कुटिया या झोपड़ी जो होती है उसे कोटेज कहा जाता है। तो बिलो माई कोटेज वाज अ फॉरेस्ट, यानी कि उसके कोटेज से नीचे की तरफ, यानी कि उसकी कुटिया से या झोपड़ी से नीचे की ओर, वाज अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट था, एक जंगल था, ऑफ ओक एंड मेपल एंड हिमालय रोडोडेंड्रन, और उस फॉरेस्ट में कई सारे पेड़ पौधे थे, जैसे कि ओक के पेड़ वहाँ पर थे, मेपल के थे, और हिमालयन रोडोडेंड्रन के वहाँ पर कई सारे पौधे हुआ करते थे। ए स्ट्रीम रेन क्लोज बाय द वर्ज, और एक स्ट्रीम यानी कि एक झरना जो होता था, रेन क्लोज बाय द वर्ज यानी कि उसके किनारे, यानी कि जो फॉरेस्ट था यानी जंगल था उसके किनारे से बह करके आता था। टम्बलिंग ओवर स्मूथ पेबल्स, जो कि जो स्मूथ पेबल्स होते थे, बहुत चिकने चिकने जो पत्थर हुआ करते थे, उनके ऊपर से लुढ़क करके, उसके ऊपर से बह करके वो वहां पर आता था। ओवर रॉक्स वॉर्न येलो विद एज, और उसके गिरने से वहां की जितनी भी चट्टाने थी वो क्या हो गई थी? येलो कलर की, यानी कि पीले कलर की उसकी एजेस हो गई थी, उसके किनारे जो थे वो चट्टानों के पीले कलर के हो गए थे। When I first discovered the stream, और जब मैंने पहली बार उस स्ट्रीम को यानी कि उस झरने को देखा या उस झरने को खोजा, इट वॉज अर्ली अप्रैल, तो यह अर्ली अप्रैल का टाइम था। एंड द वाइल्ड रोजेस वर फ्लावरिंग, और उस समय जो जंगली गुलाब थे वो फ्लावरिंग हो रहे थे, यानी कि वो खिल रहे थे। स्मॉल वाइट ब्लॉसम्स लाइंग इन क्लस्टर्स, और जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के जो ब्लॉसम्स थे यानी कि फूल थे, लाइंग इन क्लस्टर्स यानी कि कई सारे क्लस्टर्स में, यानी कि झुंड में या गुच्छों में इधर उधर बिखरे हुए थे, पड़े हुए थे। आई वॉकड डाउन टू द स्ट्रीम ऑलमोस्ट एवरी डे आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ राइटिंग। इट मीन्स मैं हर रोज 2 या 3 घंटे अपना राइटिंग वर्क पूरा करने के बाद में स्ट्रीम तक यानी कि झरने तक घूमने के लिए जाया करता था। आई हैड लिव्ड इन सिटीज टू लॉन्ग एंड हैड रिटर्न टू द हिल्स टू रिन्यू माई सेल्फ बोथ फिजिकली एंड मेंटली, यानी कि मैं कई समय तक यानी कि बहुत लंबे समय तक शहरों में रहा करता था। एंड हैड रिटर्न टू द हिल्स, और वापस से मैं हिल्स यानी कि पहाड़ियों की तरफ लौट आया था। टू रिन्यू माई सेल्फ, यानी कि खुद को रिन्यू करने के लिए, यानी कि फिजिकली और मेंटली यानी कि मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से खुद को रिन्यू करना चाहता था, यानी कि खुद को तरोताज़ा करना या खुद का नवीनीकरण करना। तो उसके लिए मैं यहाँ वापस हिल्स में यानी कि पहाड़ियों पर वापस लौट आया था।
नियरली एवरी मॉर्निंग एंड समटाइम्स ड्यूरिंग द डे आई हर्ड द क्राई ऑफ द बार्किंग बियर। यानी कि लगभग हर सुबह या फिर कभी कभी दिन के दौरान भी, यानी कि दिन का जो समय होता है ड्यूरिंग द डे, उस दौरान भी आई हर्ड द क्राई ऑफ द बार्किंग बियर, यानी कि मुझे जो बार्किंग बियर होते थे उनके क्राई करने की आवाज़ सुनाई देती थी। एंड इन द इवनिंग, और शाम के समय, वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी कि जब मैं जंगल से होकर के गुजरता था, आई डिस्टर्ब्ड पार्टीज ऑफ पीजेंट्स, तो मैं पीजेंट्स, यानी कि पीजेंट्स मतलब कि जो तीतर होते हैं उन्हें पीजेंट्स कहा जाता है, तो उनकी पार्टीज़ को, यानी कि उनके ग्रुप्स को, जब वो रोमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब कर देता था। द बर्ड्स वेंट ग्लाइडिंग डाउन द रवीन ऑन ओपन मोशनलेस विंग्स। इट मीन्स जो पक्षी होते हैं वेंट ग्लाइडिंग डाउन द रवीन ऑन ओपन, यानी कि वो खुले आसमान में से रवीन की ओर डाइव करते हुए, यानी कि गोता लगाते हुए वो आते थे, और मोशनलेस विंग्स के साथ में, यानी कि मोशनलेस विंग्स कहा जाता है जैसे कि ईगल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं कि अपने विंग्स को, अपने पंखे को बिना हिलाए और ग्लाइडिंग डाउन करती है, यानी कि वो उड़ान भरती है या गोते लगाती है। तो उस तरीके से मोशनलेस विंग्स के साथ में, यानी कि पंखों को बिना हिलाए डुलाए, वो बर्ड्स जो होते थे वो रवीन की ओर ग्लाइड डाउन करते हुए आते थे। ग्लाइडिंग डाउन मीन्स नीचे की ओर उड़ान भरकर वो रवीन की ओर, यानी कि जो वो छोटा सा जंगल था उसकी ओर उड़ान भर करके वो आते थे। आई सा पाइन मार्टन्स एंड हैंडसम रेड फॉक्स एंड आई रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बेयर। इट मीन्स पाइन मार्टन्स, यानी कि जो कि एक एनिमल होता है, और हैंडसम रेड फॉक्स, यानी कि बहुत ही सुंदर जो रेड फॉक्स होती है, मैं उन्हें देखता था। एंड आई रिकॉग्नाइज द फुटप्रिंट्स ऑफ अ बियर, और मैं बेयर, यानी कि जो भालू होता है, उसके फुटप्रिंट्स को भी पहचानता था। एज आई हैड नॉट कम टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट, द बर्ड्स एंड एनिमल्स सून ग्रू अकस्टम्ड टू माई प्रेजेंस। और जैसा कि मैं फॉरेस्ट से, यानी कि उस जंगल से कुछ भी लेने के लिए नहीं वहाँ पर नहीं आता था, यानी कि वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी फॉरेस्ट को नुकसान पहुँचाने वहाँ पर नहीं आता था, तो जो बर्ड्स और एनिमल्स जो होते थे, सून ग्रू अकस्टम्ड टू माई प्रेजेंस, यानी कि मेरे वहाँ पर आने से और मेरी प्रेजेंस से वो अब अकस्टम्ड हो चुके थे, यानी कि अब हैबिचुअल हो चुके थे, यानी कि अब मेरे आने से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी इनसिक्योरिटी वो फील नहीं करते थे। और पॉसिबली दे रिकॉग्नाइज्ड माई फुट स्टेप्स, और अब संभवतः, यानी कि शायद से, वो मेरे फुट स्टेप्स को भी पहचानने लगे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, माई अप्रोच डिड नॉट डिस्टर्ब देम, यानी कि मेरे वहाँ पर होने से वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। द लंगूर्स इन द ओक and the rhododendron trees, who would at first go leaping through the branches at my approach, now watched me with some curiosity as they munched the tender green shoots of the oak. और लंगूर्स जो कि ओक और रोडोडेंड्रन ट्री के ऊपर बैठे हुए होते थे, who would at first go leaping through the branches at my approach, जो कि पहले जब नरेटर वहाँ पर आया करता था तो वो उन ब्रांचेस में से उसको झाँक करके देखा करते थे जब नरेटर वहाँ पर अप्रोच करता था, वहाँ पर पहुँचता था। तो नाउ वॉच्ड मी विथ सम क्यूरियोसिटी, लेकिन अब वो उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से देखते हैं, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा से देखते हैं। एज दे मंच द टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक, और साथ ही साथ वो टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक, यानी कि ओक के पेड़ की जो टेंडर यानी कि कोमल और ग्रीन यानी कि हरे कलर की शूट्स यानी कि उसकी जो टहनियाँ होती हैं उसको चबा करके वो उसे देखा करते थे। द यंग वंस स्कफल्ड एंड रेसल्ड लाइक बॉयज वाइल देयर पेरेंट्स ग्रूम्ड ईच अदर्स कोट्स, यानी कि जो यंग वंस होते थे यानी कि जो लंगूर होते थे उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, स्कफल्ड यानी कि वो क्या करते थे, स्कफल्ड करते थे, एंड रेसल्ड लाइक बॉयज़ यानी कि जिस तरीके से लड़के लड़ाई झगड़ा करते हैं, स्कफल्ड यानी कि हाथापाई करते हैं, तो इस तरीके से वो भी इस तरीके से लड़ाई झगड़े किया करते थे। वाइल देयर पेरेंट्स ग्रूम्ड ईच अदर्स कोट्स, और जबकि उनके पेरेंट्स जो होते थे वो एक दूसरे के कोट को, कोट बोला जाता है जो स्किन होती है जिसके ऊपर कई सारे उनके हेयर जो बाल होते हैं, तो उसको वो ग्रूम किया करते थे, उनको साफ किया करते थे। स्ट्रेचिंग देमसेल्व्स आउट ऑन द सनलाइट हिल साइड, और सनलाइट यानी कि जो धूप होती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वो खुद को वहाँ पर स्ट्रेच आउट करते थे, यानी कि वो बहुत ही एन्जॉयमेंट से वहाँ पर अपना जो टाइम है उसको स्पेंड करते थे। बट वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, एज आई पास्ड, जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, आई हर्ड देम चैटरिंग इन द ट्रीज, मैंने उन्हें पेड़ के अंदर चैटर करते हुए यानी कि बहुत ज़्यादा शोर करते हुए बड़बड़ाते हुए सुना।
एंड आई न्यू, और मैं जानता था, आई वॉज नॉट द कॉज ऑफ देयर एक्साइटमेंट, कि उनके इस एक्साइटमेंट का कारण मैं नहीं हूँ। एज आई क्रॉस्ड द स्ट्रीम, और जैसे ही मैंने झरने को पार किया, एंड बिगेन क्लाइंबिंग द हिल, और पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया, द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज्ड, तो उनका ग्रंटिंग करना यानी कि एनिमल्स का ग्रंटिंग करना, उनका गुर्राना, और चैटरिंग यानी कि उनकी जो एक तरीके से उनका जो शाउटिंग करना, जोर जोर से बोलना, वो इंक्रीज हो गया। एज दो द लंगूर्स वर ट्राइंग टू वार्न मी ऑफ सम हिडन डेंजर, जैसे कि वो जो लंगूर हैं वो मुझे किसी हिडन डेंजर से यानी किसी छुपे हुए खतरे से मुझे आगाह करना चाहते हो, मुझे वार्न करना चाहते हो। अ शावर ऑफ पेबल्स केम रेटलिंग डाउन द स्टीप हिलसाइड एंड आई लुक्ड अप टू सी अ sinewy orange gold leopard poised on a rock about 20 feet above me. अ शावर ऑफ पेबल्स यानी कि कंकड़ या पत्थरों की जो बौछार होती है उसे बोला जाता है अ शावर ऑफ पेबल्स। केम रेटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड, यानी कि अ शावर ऑफ पेबल्स हिल साइड से यानी कि पहाड़ी से, स्टीप मतलब कि खड़ी जो उसकी चढ़ाई थे उससे रेटल डाउन करते हुए यानी कि उससे खड़खड़ करते हुए मुझ पर गिरे। एंड आई लुक्ड अप टू सी अ sinewy orange gold leopard poised on a rock about 20 feet above me, और मैंने हिल साइड पर यानी कि मुझसे 20 फीट ऊपर एक सिन्योई मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग और ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड को देखा, पॉइज्ड ऑन अ रॉक, जो कि एक रॉक के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर पॉइज्ड किए हुए यानी कि बैलेंस बनाए हुए खड़ा हुआ था। एंड इट वॉज नॉट लुकिंग टुवार्ड्स मी, और ये मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बट हैड इट्स हेड थ्रस्ट अटेंटिवली फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द रवीन, जबकि इसका जो सिर था वो रवीन की डायरेक्शन में, जहाँ पर रवीन था यानी कि वो छोटा सा जंगल था, तंग जो घाटी थी उसकी तरफ उसका सिर था, और वो उसे बहुत ज़्यादा अटेंटिवली यानी कि बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक उसे फोकस होकर के उसे देख रहा था। यट इट मस्ट हैव सेंस्ड माई प्रेजेंस, अब तक वो जो है मेरी प्रेजेंस को वहाँ पर सेंस कर चुका था, उसे पता लग चुका था मेरी प्रेजेंस का। बिकॉज इट स्लोली टर्न्ड इट्स हेड एंड लुक डाउन एट मी, क्योंकि इसने धीरे से अपना जो हेड था, अपना जो सिर था, उसने मेरी तरफ किया, नीचे की तरफ झुकाया और इसने मुझे देखा। इट सीम्ड अ लिटिल पजल्ड एट माई प्रेजेंस देयर, और मेरे वहाँ पर होने से यानी कि वहाँ पर मेरी प्रेजेंस होने से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज दिखाई दिया, थोड़ा सा पजल्ड दिखाई दिया। एंड वहन, और जब, टू गिव माई सेल्फ करेज यानी कि खुद को थोड़ा सा करेज देने के लिए, आई क्लेप्ड माई हैंड्स, जब मैंने अपने हैंड्स को, अपने हाथों को क्लेप किया शार्पली, द लेपर्ड्स स्प्रिंग अवे इनटू द थिकेट्स, तो लेपर्ड जो था, तेंदुआ जो था, वो उछल करके थिकेट्स में यानी कि झाड़ियों के अंदर चला गया। एंड मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड एज इट मेल्टेड इनटू द शेडोज, और बिना कोई साउंड किए यानी कि बिना कोई शोर किए ये शेडोज के अंदर यानी कि वो छाया जो थी, यानी कि वो जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अंधेरा था उसके अंदर वो मेल्ट हो गया, गायब हो गया। द लेपर्ड लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली इज नियरिंग एक्सटिंक्शन इन इंडिया, और लेपर्ड यानी कि जो तेंदुआ है, लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, यानी कि जिस तरीके से कैट फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं यानी कि इस स्पीशीज़ के और जो दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं, वो इज़ नियरिंग एक्सटिंक्शन इन इंडिया, यानी कि उन्हीं की तरह लेपर्ड भी इंडिया के अंदर यानी कि भारत के अंदर एक्सटिंक्शन होने की कगार पर है, यानी कि विलुप्त होने की कगार पर है। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड वन सो क्लोज टू मसूरी, और मसूरी के इतनी पास में एक लेपर्ड को देख करके मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। प्रोबेबली द डिफॉरेस्टेशन दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग हिल्स हैड ड्रिवन द डियर इनटू दिस ग्रीन वैली। प्रोबेबली यानी कि संभवतः या शायद से, डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों की कटाई, दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस इन द सराउंडिंग हिल्स, जो कि आसपास की पहाड़ी क्षेत्रों में जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी की वजह से हैड ड्रिवन द डियर इनटू दिस ग्रीन वैली, यानी कि जो हिरण है वो वहाँ से भाग करके इस ग्रीन वैली यानी कि इस हरी भरी जो घाटी है इसमें आ गए थे। द लेपर्ड नेचुरली हैड फॉलोड, और इसी तरीके से लेपर्ड भी यानी कि तेंदुआ भी उसी तरीके से उनको पीछा करते हुए, उनको फॉलो करते हुए वहाँ तक आ गया था। इट वॉज सम वीक्स बिफोर आई सा द लेपर्ड अगेन, ऑल्दो आई वॉज ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस। लेपर्ड को यानी कि तेंदुओं को फिर से देखने से कुछ सप्ताह पहले की यह बात थी। ऑल्दो आई वॉज ऑफन मेड अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, हालांकि मैं इसकी प्रेजेंस से हमेशा अवेयर रहता था, हमेशा केयरफुल रहता था। और ड्राई रेस्पिंग कफ समटाइम्स गेव इट अवे, यानी कि कभी कभार मेरे खांसने की वजह से वह वहाँ से दूर चला जाता था।
यानी कि उसकी प्रेजेंस से अवेयर होकर के वो वहाँ से चला जाता था। एट टाइम्स आई फेल्ट ऑलमोस्ट सर्टेन दैट आई वॉज बींग फॉलोड, और उस समय मैं पूरी तरह से श्योर होता हूँ दैट आई वॉज बींग फॉलोड, कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है या मेरा पीछा किया जा रहा है।